नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेपराथन में। साथियों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2002 के भाग 1 सामान्य ज्ञान का हल कर लिया था। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2002 के भाग 2 विधि को हल करेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आ ने बा पर सासा पिस्तौल से गोली चलाई किंतु वह सा को लगी जिससे सा की मृत्यु हो गई। आ ने कौन सा अपराध किया? हत्या का प्रयत्न, आपराधिक मानववध धारा 300 के अंतर्गत हत्या, धारा 301 के अंतर्गत हत्या। तो इसका सही आंसर है धारा 301 के अंतर्गत हत्या। अगला क्वेश्चन है, आ ने अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए। आ ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, मिथ्या साक्ष्य नहीं गढ़ा, कूट रचना की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। अगला क्वेश्चन, एक कामगार उचित चेतावनी देकर छत से बर्फ फेंकता है, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है। कामगार पहला विकल्प है हत्या का दोषी है, हत्या की कोर्ट में न आने वाला मानववध का दोषी है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है, या मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं है। तो इसका सही आंसर है मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? धारा 122 में, धारा 123 में, धारा 124 में, धारा 124 का में। तो इसका सही आंसर है धारा 124 का में। अगला क्वेश्चन, आ बा की जेब में रुपए चुराने के आशा से हाथ डालता है किंतु जेब खाली थी। आ दोषी है चोरी के लिए, चोरी का प्रयत्न करने के लिए, रिष्टी के लिए, किसी अपराध के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर है चोरी का प्रयत्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? धारा 120 का, धारा 121, धारा 154, धारा 159। तो इसका सही आंसर है धारा 154। अगला क्वेश्चन, कथन का कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग में की जाती है। इसका कारण आर है, जहाँ समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। इसका पहला विकल्प है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तत्व हैं अपराध करने का संभाव्य ज्ञान, सामान्य आशय, धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य, अपराध करने में सक्रिय भागीदारी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात ये वाला 1 और 3। अगला क्वेश्चन, कथन और कारक। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की हत्या कारित करना मानववध है। कारण है इसका, मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोरी का सही तत्व नहीं है? संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से लेना, संपत्ति चल हो,
संपत्ति जिसके कब्जे में है उसकी सम्मति के बिना ली जानी चाहिए, संपत्ति मालिक की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, संपत्ति मालिक की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, दुराशय, मनुष्य और कार्य। तो इसका सही आंसर है ए, प्रयोजन। आपराधिक विधि मनुष्य के प्रयोजन को महत्व नहीं देता, अपितु उसके आशय को महत्व देता है। अतः अपराध में प्रयोजन को आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य आशय का अर्थ है एक जैसा आशय, वही आशय, सभी द्वारा आशय में भागीदारी, समान योजना। तो इसका सही आंसर है सभी द्वारा आशय में भागीदारी। अगला क्वेश्चन, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उसकी सम्मति से भी करता है तो भी वह बलात्कार है, यदि उस स्त्री की आयु कम है। इसका सही आंसर है बी, अर्थात 16 वर्ष से कम। इसकी व्याख्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के खंड 6 में कहा गया है कि यदि कोई पुरुष उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है, के साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार का अपराध करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? जुर्माना, निर्वासन, संपत्ति का संपहरण, मृत्यु। तो इसका सही आंसर है निर्वासन। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं। पहला मृत्यु है, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 भांति का है, कठिन या कठोर श्रम के साथ, और सादा। चौथा संपत्ति का संपहरण, पांचवा जुर्माना। इसमें निर्वासन शामिल नहीं है, अर्थात हमारा आंसर निर्वासन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं है? इसका सही विकल्प है हमारे, व्यापहरण करने का आशय से किया गया हमला, अप्राकृतिक काम तृष्णा की संतुष्टि के लिए किया गया हमला, सदोष अवरोध। अगला, अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, सदोष अवरोध। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। धारा 141 में, धारा 146 में, धारा 149 में, धारा 159 में। तो इसका सही आंसर है धारा 141 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है। किसी कार्य के आशय द्वारा किसी कार्य के अवैध रूप लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोट में आ सकता है। दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित भाव कारित हो। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो। तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है। ये हमें गलत बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूट कारित करने का प्रयत्न दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 393 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 394 में। तो इसका सही आंसर है भारतीय दंड संहिता की धारा 392, अर्थात विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत व्यापहरण के अपराध का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है अवयस्क शिशु, अभियुक्त का आशय, विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना विधिपूर्ण संरक्षक की
आवश्यकता से परे ले जाना, तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात अभियुक्त का आशय। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है। धारा 393 के अंतर्गत, धारा 395 के अंतर्गत, धारा 398 के अंतर्गत, धारा 399 के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर है डी, धारा 399 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अनुसार जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है। सूची 1 में धाराएं दी हुई हैं और सूची 2 में अपराध दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर मतलब धारा 463 आपराधिक अतिचार, धारा 445 कूट रचना, धारा 441 आपराधिक अभित्रास, धारा 503 गृह वेदन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अर्थात ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला क्वेश्चन, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज का वाद संबंधित है हत्या से, चोरी के प्रयत्न के लिए, आत्महत्या के दुष्प्रेरण से, आत्महत्या करने के प्रयत्न से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्महत्या करने के प्रयत्न से। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 309 अर्थात आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? इसके ऑप्शन है शेर सिंह बनाम पंजाब राज, मित्थू बनाम पंजाब राज, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज, त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज। तो इसका सही आंसर है मिट्ठू बनाम पंजाब राज। अगला क्वेश्चन, आप आके घर से उसकी पुस्तक इस आशय से उसकी सम्मति के बिना हटाता है कि यदि वह मित्र की तरह उसे वापस करने पर पुरस्कृत करेगा तो वह पुस्तक वापस लौटा देगा, दोषी है। चोरी के लिए, चोरी के प्रयत्न के लिए, आपराधिक न्यास भंग के लिए, आपराधिक न्यास भंग के प्रयत्न के लिए। तो इसका सही आंसर है चोरी के लिए। अगला क्वेश्चन, आ सा को पीटने के लिए बा को उकसाता है, तत्पश्चात आ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां वह सा को पीट रहा है, दोषी है। इसका विकल्प है धारा 34 के अंतर्गत, धारा 109 के अंतर्गत, धारा 114 के अंतर्गत, धारा 115 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है धारा 114 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, आ सा को अपने को बा होने का उसकी मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है, दंड का दोषी है। धारा 420 के अंतर्गत, धारा 419 के अंतर्गत, धारा 418 के अंतर्गत, धारा 417 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात धारा 419 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन से मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। विकल्प है हमारे लूट में, रात्रि गृह भेदन में, निवास हेतु निर्मित भवन में अग्नि द्वारा रिष्टि में, चोरी में। तो इसका सही आंसर है चोरी में। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। कथन आ एक 9 वर्ष की आयु का बालक है, वह शासक बा को मार डालता है। को सिद्ध दोष ठहराया जा सकता है। इसका कारण है
12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, एक अंधेरी रात में आ और बा लड़ रहे थे। आ बच्चे को कंधे पर रखे हुए बा की पत्नी उसको अलग करने के लिए वहां पहुंची। आ का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। आ दोषी है। उपहति के लिए, घोर उपहति के लिए, आपराधिक मानववध के लिए, हत्या के लिए। तो इसका सही आंसर होगा उपहति के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपराधों में से किसमें मेंस रिया आपराधिक मना स्थिति एक आवश्यक तत्व नहीं है? हत्या में, चोरी में, लूट में, द्विविवाह में। तो इसका सही आंसर होगा द्विविवाह में। अगला क्वेश्चन, आ ने अपनी पत्नी को पीटा, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसको मरा समझकर और स्वयं को हत्या के लिए पकड़े जाने से बचाने के लिए आ ने पत्नी को रस्सी से पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मृत्यु लटकने से हुई है। आ दोषी है। हत्या के लिए, आपराधिक मानववध के लिए, उपहति के लिए, घोर उपहति के लिए। तो इसका सही आंसर होगा घोर उपहति के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में सद्भावना शब्द परिभाषित है। इसका ऑप्शन है धारा 44 में, धारा 51 में, धारा 52 में, धारा 52 का में। तो इसका सही आंसर है धारा 52 में। अगला क्वेश्चन, आ कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रहा है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आ दोषी है। किसी अपराध के लिए नहीं, हत्या के लिए, आपराधिक मानववध के लिए, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, उन्मत्तता पागलपन है। स्वतंत्र इच्छा का अभाव, मत्तता के कारण उत्पन्न अक्षमता। अगला विकल्प है हमारा किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता, रोगग्रस्त मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर है किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। आ को एक पर्स जिसमें मुद्रा थी पड़ा मिला। वह नहीं जानता था कि वह पर्स किसका है। बाद में उसे पता चला कि वह पर्स बा का है और वह उसे स्वयं उपयोग कर लेता है। आ दोषी है। चोरी के लिए, आपराधिक दुर्विनियोग के लिए, आपराधिक न्यासभंग के लिए, छल के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, आपराधिक दुर्विनियोग के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद संबंधित है। विबंध के सिद्धांत से, सह अपराधी से, मृत्युकालिक कथन से, पक्षद्रोही साक्षी से। तो इसका सही आंसर है सह अपराधी से। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। प्रिवी काउंसिल का पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सूची वाला है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में धारा दिया हुआ है, सूची 2 में प्रावधान दिए हुए हैं। तो इसको आप मिलाएंगे तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अर्थात धारा 159 स्मृति ताजा करना संबंधित है, 154 पक्षद्रोही साक्षी से, धारा 60 मौखिक साक्ष्य से और धारा 141 प्रश्न सूचक से, सूचक प्रश्न से। अगला क्वेश्चन है, वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने, ऑप्शन है हमारे, पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है। अगला है पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है।
अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरण में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। इसका सही आंसर होगा सी, पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है। अगला क्वेश्चन, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, उपर्युक्त सभी में। तो सूचक प्रश्न हमेशा पूछे जा सकते हैं प्रति परीक्षा में, अर्थात ऑप्शन बी। न्यायकेतर संस्वीकृति का अर्थ है वह संस्वीकृति जो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई है, पुलिस अधिकारी से की गई है, डॉक्टर से की गई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? शिशु, जड़ व्यक्ति, पागल व्यक्ति, मूक व्यक्ति। इसका सही आंसर है जड़ व्यक्ति। पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है प्रतिकूल साक्षी, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक है, साक्षी जो सत्य बोलने की इच्छुक नहीं है, प्रभावित साक्षी। तो इसका सही आंसर है ए, प्रतिकूल साक्षी। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। कथन ए, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। कारण इसका दिया हुआ है, सह अपराधी विश्वास के योग नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि नहीं हो जाती। इसके विकल्प हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अपने मित्र से की है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है मृत्युकालिक कथन से, विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना से, पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति से, सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। तो इसका सही आंसर है सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है? धारा 39, धारा 22, धारा 47, धारा 65। तो इसका सही आंसर है धारा 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है? मूल से बनाई गई प्रतियां, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज, दस्तावेज की प्रमाणिक प्रतियां, दस्तावेज की छाया प्रतियां। तो इसका सही आंसर है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य विधि के प्रयोजन की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में से एक किसी व्यक्ति की सील सुसंगत नहीं है? आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वतन अच्छा सील, पूर्वतन बुरा सील जो आपराधिक मामलों में अच्छे सील के साक्ष्य के उत्तर में दिया गया है, सिविल मामलों में नुकसानी की मात्रा पर प्रभाव डालने वाला सील, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील। इसका सही आंसर है डी, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील। साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 के अनुसार सिविल मामलों के अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील सुसंगत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक लोक दस्तावेज नहीं है? एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा, एक पंजीकृत विक्रय विलेख, एक उच्च न्यायालय का निर्णय, एक सिविल न्यायालय का निर्णय। तो इसका सही आंसर है एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा दस्तावेजी साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य,
मौखिक साक्ष्य, तो इसका सही आंसर है मौखिक साक्ष्य। कथन ए, न्यायकेतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो जाती है। कारण दिया है, न्यायकेतर संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। इसके विकल्प हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति है केवल एक मौखिक कथन, केवल एक दस्तावेजी कथन, मौखिक, दस्तावेजी तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कथन, मौखिक तथा दस्तावेजी कथन। इसका सही आंसर है सी, मौखिक, दस्तावेजी तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कथन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कथन है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अधिनियम संख्या 21 की धारा 92 तथा दूसरी अनुसूची 2000 द्वारा प्रतिस्थापित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की, विदेशी विधियों सहित सभी विधियों की, सभी भारतीय एवं एशियाई विधियों की, सभी भारतीय और 1950 से पूर्व ब्रिटिश विधियों की। इसका सही आंसर है भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है एक लिखित दस्तावेज, एक उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, शिला पर उत्कीर्ण लेख। और हमारे विकल्प हैं 1 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, कथन, कुछ मामलों में स्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है। इसका कारण है, सभी मामलों में न्यायकेतर स्वीकृतियों का संपोषण होना चाहिए। विकल्प इसके दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का के अधीन यह उपधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया है यदि पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों के भीतर की है, पत्नी पर अत्याचार किया गया था, पत्नी अशिक्षित और निर्धन परिवार से थी, पत्नी को पति ने त्याग दिया था। इसके विकल्प हैं 1, 2, 3, 1, 3, 4 और 2, 4, 1 और 2। तो इसका सही आंसर है 1 और 2। अगला क्वेश्चन, कथन, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। कारण इसका दिया हुआ है, इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। इसके विकल्प हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला, ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, स्वीकृतियाँ। ऑप्शन दिया है, स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत है, विबंध के रूप में प्रवर्तित नहीं होती हैं, किसी महत्व की नहीं है। इसका सही आंसर है स्वीकृति विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रतिपरीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमको सही कथन बताना है। प्रतिपरीक्षा के संबंध में, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है।
अगला, प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अगला, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा की जा सकती है। किसी साक्षी की उसके द्वारा पूर्वतन किए गए लिखित कथनों के बारे में प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर है, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? समुचित सरकार, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या केंद्रीय सरकार? तो इसका सही आंसर है समुचित सरकार। भारतीय दंड संहिता की धारा 433 खा के अनुसार समुचित सरकार दंडाधिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना आजीवन कारावास के दंडादेश का 14 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे, संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा, भारतीय विधिक परिषद के अध्यक्ष द्वारा, भारत के महासॉलिसिटर द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात भारत के महान्यायवादी द्वारा। अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है? ऑप्शन 1, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ऑप्शन बी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ऑप्शन सी, सहायक सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन डी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो इसका सही आंसर है सी, सहायक सत्र न्यायाधीश। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन, जो एक अपराधी है, जिसकी उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है, इसकी उपस्थिति में जमानती अपराध करता है, उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है। इसका सही आंसर है उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की जा सकती है? धारा 83 द्वारा, धारा 82 द्वारा, धारा 81 द्वारा, धारा 80 द्वारा। इसका सही आंसर है धारा 82 द्वारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में फरार व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थिति के लिए उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है? धारा 225 से 237, धारा 238 से 243, धारा 251 से 259, धारा 260 से 265। तो इसका सही आंसर है धारा 225 से 237। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का धारा 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर से, गोवा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अभियुक्त के पास यथेष्ट साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए प्लीडर रख सके, तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे प्लीडर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? धारा 301, धारा 304, धारा 306, धारा 305। इसका सही आंसर है धारा 304। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अधीन निम्नलिखित में से कौन किसी सह अपराधी को क्षमादान करने के लिए अनाधिकृत नहीं है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। तो इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? इसके विकल्प हैं धारा 164, धारा 163, धारा 162, धारा 161। तो इसका सही आंसर है सी, धारा 162।
धारा 162 में कहा गया है, यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गलत उत्तर बताइए। प्रथम, सूचना रिपोर्ट का अर्थ है किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी गई है, सूचना समय के अनुसार प्रथम होनी चाहिए, इसे सदैव लिखित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है इसे सदैव लिखित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसमें हमको गलत उत्तर बताना है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अधीन पत्नी भरण पोषण भत्ता पाने की अधिकारिणी नहीं होगी यदि वह जारता का जीवन व्यतीत कर रही है, वह बिना पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ निवास करने से मना कर देती है, वह पारस्परिक सम्मति के आधार पर अपने पति से अलग रह रही है, वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती है। तो इसका सही आंसर है वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती है, तो वो फिर भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जो ये अपराध करता है गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? धारा 44, धारा 42, धारा 43 और धारा 45। तो इसका सही आंसर है धारा 43। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें गलत उत्तर बताना है हमें, गलत उत्तर को बताइए। ठीक है। एक विधिमान वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। वारंट के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं? इसे लिखित होना चाहिए, इसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायाधीश द्वारा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट। तो इसका सही आंसर है सत्र न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, सत्र न्याय यहाँ पे अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है लिखा हुआ है। ठीक है। अगला, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। अब इसमें जो विकल्प दिए हैं वो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है हमें। तो इसमें हमारा सही उत्तर है बी, 1, 2 और 4। ठीक है। अगला है, अन्वेषण का उद्देश्य होता है अभियुक्त को दंडित करना, अभियुक्त को दोष मुक्त करना, साक्ष्य एकत्र करना, अभियुक्त को दोष सिद्ध करना। तो इसका सही आंसर है सी, साक्ष्य एकत्रित करना। अन्वेषण का उद्देश्य और उसकी प्रकृति जांच और अन्वेषण के लिए साक्ष्य संग्रहण की है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है? धारा 373, धारा 376, धारा 397, धारा 398। तो इसका सही आंसर है धारा 373। अगला क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? इसके विकल्प दिए हुए हैं, धारा 311, धारा 313, धारा 315, धारा 319। तो इसका सही आंसर है धारा 315। धारा 315 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध मामले से, वारंट मामले से, उपर्युक्त दोनों में किसी से, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। इसका सही आंसर है वारंट मामले से। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है?
7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक कारावास का दंडादेश, मृत्यु दंडादेश। इसका सही आंसर है 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत लोक उपताप हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, विशेष रूप से अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, उपर्युक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोप को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता। इसका सही आंसर है बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? अधर्मज अवयस्क संतान, सहोदर भाई, पिता या तलाकशुदा पत्नी। इसका सही आंसर है सहोदर भाई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपनी पत्नी जो तलाकशुदा है, अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान, अपनी धर्मज या अधर्मज वयस्क संतान, अपना पिता अथवा माता का भरण पोषण। इसमें सहोदर भाई का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को न्यायिक शक्ति प्रदान करना, विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, कार्यपालिका से राजस्व कार्यों का पृथक करना। तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी निश्चित नहीं हुई है? धारा 6, धारा 44, धारा 41, धारा 11। तो धारा जो बी में है 44। अगला क्वेश्चन हमारा, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 15 अगस्त 2001, 26 अगस्त 2001, 10 अगस्त 2001, 14 अगस्त 2001। तो इसका सही आंसर है सी, 10 अगस्त 2001। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के कौन से पैरा फरार व्यक्तियों के संबंध में उपबंध करते हैं? तो पैरा 196 से 214, पैरा 215 से 222, पैरा 190 से 195, पैरा 223 से 276। तो इसका सही आंसर है बी, पैरा 215 से 222। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर है पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसे प्राप्त करने के बाद जाने देता है, वह दोषी है कूटरचना का, छल का, उद्यापन का, सदोष परिरोध का। तो इसका सही आंसर है सदोष परिरोध का। पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है? धारा 13 के द्वारा, धारा 16, धारा 14, धारा 15। तो इसका सही आंसर है धारा 15। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन
हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है। धारा 2, धारा 3, धारा 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धारा 2। पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है। अगला क्वेश्चन, पुलिस सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की ऑप्शन है धारा 25 के अंतर्गत, धारा 28 के अंतर्गत, धारा 30 के अंतर्गत, धारा 32 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है सी, धारा 30 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति, जिलाधिकारी के प्रति। तो इसका सही आंसर है डी, जिलाधिकारी के प्रति। अगला क्वेश्चन, त्योहारों के अवसरों पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो, इससे विनियमन करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत किया गया है। धारा 15 का खंड 4, अगला धारा 27 का खंड 2, धारा 30 का खंड 4, धारा 16 का खंड 3। इसका सही आंसर है सी, धारा 30 का खंड 4। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अधीन अदावाकृत लावारिस संपत्ति को भार साधन चार्ज में लेगा उप पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक। इसका सही आंसर है प्रत्येक पुलिस अधीक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियां अधीन हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के। तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियां निम्नलिखित के अधीन हैं। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 311 तथा इस अधिनियम के अधीन समय समय पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अधीन। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरण से, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, विशिष्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसका सही आंसर है डी, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सह अपराधी है। एक वेश्या, बलात्कार की गई लड़की, गुप्तचर, उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है एक वेश्या, अर्थात हमारा विकल्प एक सही होगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2002 का ये विधि का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।